हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम की शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्ज़ाम देना और बिल्कुल शांत मन से देना और इससे आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। और आपको सिली मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, आते हुए क्वेश्चन बिल्कुल गलत करके नहीं आने हैं और अच्छे से अपना पेपर कंप्लीट करके आना है। तो आप लोग अपना बढ़िया से मस्त एग्ज़ाम दीजिए। अब स्टार्ट करते हैं। जो आपके समझ पर आधारित प्रश्न आ रहे हैं वो, और साथ में फैक्चुअल जो फैक्ट होते हैं वो आपके जो समझ होती है उसको प्रश्न को सही करने में सहायक होते हैं। क्योंकि अगर आपके समझ पर आधारित प्रश्न जब भी सही होंगे जब आपके फैक्ट्स क्लियर होंगे। आपके फैक्ट्स क्लियर नहीं है तो आप समझ पर आधारित प्रश्न को कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे कि उसका आंसर सही होगा। तो इसलिए आपको फैक्ट्स भी पढ़ना ज़रूरी है और समझ पर आधारित प्रश्न उसी से सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो विशेष शिक्षा उसे क्यों दी जाती है? उसे सामान्य शिक्षा प्रदान करना, उसके शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, उसके मानसिक शारीरिक विकास के लिए उपयुक्त शिक्षा प्रदान करना, उन्हें समाज से अलग रखना। तो हमें क्या करना है? सी एकदम सही है। आप लोग आंसर भी किया करो। इससे क्या है, आप लोगों को भी इस सेशन से जुड़े होंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हम भी एक टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आप लोग चीज क्वेश्चंस को समझते हो। अगर आप देख के ही चले जाओगे तो आप उसे समझ नहीं पाओगे। ठीक है, इसलिए सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी किसका संकेत है? मानसिक विकलांगता का, शारीरिक विकलांगता का, या फिर सुनने की कठिनाई या दृष्टिहीनता का? तो ये मानसिक विकलांगता का वो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? जो समावेशी शिक्षा है उसका अर्थ बताया गया है। सामान्य विद्यालयों में इन बच्चों को विशेष कक्षाओं में पढ़ना, या फिर इन बच्चों को केवल विशेष विद्यालयों में शिक्षा देना, सामान्य बच्चों के साथ मिलाकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा देना, इन बच्चों को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं ना देना। तो ऑप्शन नंबर सी, उन्हें सामान्य बच्चों के साथ मिलकर विशेष शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, इससे उनका विकास ऐसा ना हो कि वो लोग समझ ही नहीं पाए, समाज की मुख्य धारा से दूर हो जाए। नेक्स्ट क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में सुनने में कठिनाइयों के लिए कौन सी चिकित्सा सेवा उपयुक्त है? तो कौन सी उपयुक्त है? स्पीच थेरेपी, फिजिकल थेरेपी, ऑर्थोपेडिक क्लास और काउंसलिंग। तो क्या है? स्पीच थेरेपी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सुनने में कठिनाई है ना। नेक्स्ट क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों के मानसिक विकास को बढ़ावा देना, या फिर बच्चों के शारीरिक कार्यों और दैनिक जीवन की गतिविधियों में मदद करना, बच्चों को भावनात्मक रूप से समर्थ बनाना, या बच्चों में खेलों में मदद करना। तो क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है अपना? सांसारिक दृष्टिहीनता वाले बच्चों के लिए कौन सी तकनीकी उपयोग की जाती है? ब्रेल लिपि का उपयोग, गाइड डॉग का उपयोग, या फिर दोनों? ए और बी या कोई नहीं? तो ये दोनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना का क्या उद्देश्य है? जो व्यक्तिगत शिक्षा योजना है उसका क्या उद्देश्य है बताइए। बच्चों की क्षमता के अनुसार एक व्यक्तिगत योजना बनाना, बच्चों को एक सामान्य शिक्षा योजना देना, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए कहना, बच्चों को केवल खेल गतिविधियों में भाग लेने देना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया मस्त एक एग्ज़ाम देना और अपना स्कोर बताना, फिर मैम कितना आया है क्या नहीं आया है और कैसा पेपर रहा आप लोगों का, सब कुछ आप लोग कमेंट में बता सकते हो। और भी आपको अगर कोई डाउट हो पेपर से लेकर तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में ADHD क्या है? राष्ट्र शारीरिक विकलांगता है, मानसिक विकलांगता है, ध्यान की कमी है, हाइपर एक्टिविटी है, या फिर दृष्टिहीनता है? तो बताइए क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान की कमी है और हाइपर एक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सहायक उपकरणों में कौन सा उपकरण शामिल नहीं है? तो जो सहायक उपकरण होते हैं उसमें शामिल नहीं है ब्रेल लिपि, व्हील चेयर, ब्रेल रीडर और सुनने की यंत्र शामिल हो, मतलब शामिल है। मैंने क्या कहा? नहीं है। तो इसमें शामिल है की बात कर रहा है, क्या है? तो सभी विकल्प आपके शामिल हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनकी सामाजिक कौशल को विकसित करने के लिए किस तरह की गतिविधियां मदद कर सकती हैं? समूह खेल गतिविधियां, एकल गतिविधियां, केवल अध्ययन संबंधी गतिविधियां, शारीरिक श्रम। तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है अपना? एक बच्चा कक्षा में बार बार रो रहा है और वह अन्य बच्चों के साथ खेलने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। शिक्षक के रूप में आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? बच्चे को डांटेंगे और चुप रहने के लिए कहेंगे। जनरली ऐसा ही हमारे स्कूलों में होता है, परंतु ये आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या है? बच्चे से शांति से पूछेंगे कि क्या समस्या है, उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे। बच्चे को अकेला छोड़ देंगे, बच्चे को अन्य बच्चों से अलग कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है कि बच्चों को पहले पूछा जाएगा फिर उसकी मदद करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है?
एक बच्चा नियमित रूप से स्कूल नहीं आता है और जब भी आता है उसकी अवस्था थकी हुई और उदास रहती है। शिक्षक के रूप में क्या करेंगे आप? बच्चे को डांटेंगे, उससे सवाल करेंगे, बच्चे के माता पिता से संपर्क करेंगे और बच्चे की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करें, बच्चे को कक्षा में अकेला छोड़ देंगे, बच्चे को स्कूल छोड़ने को कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। हम स्थिति जानने की ज़रूरत है हमें कि बच्चा आखिर आ क्यों नहीं रहा है। ठीक है, नेक्स्ट के प्रश्न क्या है? एक बच्चे के पास हमेशा गंदे कपड़े होते हैं, उसके शरीर से बदबू आती है। शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया? बच्चे को डांटेंगे, कहेंगे कि वह गंदा है, बच्चे को समझाएंगे कि उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और माता पिता से बात करेंगे, बच्चे को स्कूल से बाहर भेजेंगे, बच्चे को इस विषय पर चुप रहने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका? एक बच्चा कक्षा में लगातार ध्यान नहीं दे रहा है और बेमन से काम कर रहा है, क्या कदम उठाया जाएगा? बच्चे को डांटेंगे और पढ़ाई पर ध्यान देने को कहेंगे, बच्चे से बात करेंगे, उसके ध्यान न देने के कारणों को समझने की कोशिश करेंगे, बच्चे को कक्षा से बाहर भेज देंगे या बच्चे को पाठ्यक्रम छोड़ने के लिए कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस तरह के प्रश्न ही अपने एग्जाम में आ रहे हैं जो आपको समझ पर आधारित है और बिल्कुल अपोजिट आपके ऑप्शन रहने वाले हैं और एक ऑप्शन उसका पॉजिटिव रहेगा, तो आपको उसी तरह से करना है। ठीक है, एक बच्चा विद्यालय में भोजन करने के बाद आपकी थाली और गिलास सही से नहीं धोता, अपनी थाली और गिलास सही से नहीं धोता, शिक्षक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बच्चे को डांटेंगे और उसे काम करने के लिए कहेंगे, बच्चे को शांति से बात बताएं कि उसे अपनी थाली और गिलास धोने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, बच्चे को छोड़ देंगे और कहेंगे कि उसका काम नहीं है, बच्चे को अकेला छोड़ देंगे और दूसरों से काम कराएंगे। तो बच्चे को शांति से बात करेंगे और अपनी थाली और गिलास धोने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, एक बच्चा अपनी सहेली से लड़ाई कर रहा है और दोनों आपस में बहस कर रहे हैं, शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? दोनों बच्चों को डांटेंगे और कक्षा से बाहर भेज देंगे। ऐसा हमारे स्कूलों में होता था, परंतु ऐसा नहीं है। बच्चों को शांत करने की कोशिश करेंगे और बच्चों के बीच समझौता करवाने का प्रयास करेंगे, ये सबसे ज़्यादा है। अगर आप बच्चे को डांट दोगे तो वो सही गलत का फैसला ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, पर प्राइमरी जो चीज़ है वो आपको समझाने की होती है कि एज अ टीचर्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दोनों ऑप्शन आपके सही थे। देखो, भारत में मातृत्व लाभ कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो आप लोगों को पता है 1961 में मातृत्व लाभ है वो कानून पारित किया गया था। और ठीक है, ये ध्यान रखना है, मातृत्व लाभ कानून। और एक और अपना कानून है कब का? 1961 का। तो वो कौन सा है आप लोग बताइए? दहेज प्रतिषेध अधिनियम भी 1961 का है। ठीक है, और घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का है। और किशोर वाला जो अधिनियम है 2016 का है। और आप लोग ये अधिनियम की थोड़ी डेट याद रखना है क्योंकि पूछी जा रही है। मातृ लाभ अधिनियम 1961 के तहत महिला को कितने दिनों की मातृत्व छुट्टी मिलती है? तो बताइए, मातृत्व जो छुट्टी मिलती है कितने दिनों की मिलती है? 26 सप्ताह। ठीक है, ये आपको जो डिजिट है ना अच्छे से याद रखनी है, 26 सप्ताह। एक और है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराने की आपको जो टाइम होता है वो 24 सप्ताह होता है, ये ध्यान रखना है। आपको छुट्टी 26 सप्ताह की मिलती है और 24 सप्ताह के बच्चे को आप टर्मिनेट कर सकते हो, ये ध्यान रखना है। जब आप ऑपरेशन कराते हो उसके बाद आपको 2 सप्ताह की छुट्टी मिलती है। ठीक है, ध्यान रखना है, कब? 2 सप्ताह। मैंने डिलीवरी अगर आप जब ऑपरेशन करा लेते हो तो उसके बाद 2 सप्ताह की आपको छुट्टी मिलती है। ये 2-3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? एक महिला को मातृत्व लाभ के तहत कितने बच्चे के जन्म के बाद लाभ मिलता है? तो 26 सप्ताह, तीसरे बच्चे से आगे 12 सप्ताह आपको मिलता है, यानी यहाँ पर आपको 26 सप्ताह ही मिलेगा। मातृ लाभ कानून के तहत का लाभ पाने वाली महिलाओं के लिए न्यूनतम सेवा अवधि कितनी है? यानी आपने 80 दिन आप लोग को काम करना ज़रूरी है, ये 2 महीने 20 दिन, यानी ये आपकी अधिनियम में ही लिखी है, 80 दिन आपने साल में काम किया हो जब भी आपको मातृत्व लाभ का जो बेनिफिट्स है वो मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, मातृत्व लाभ कानून के तहत किस प्रकार की महिलाओं को लाभ पाने योग्य है? तो महिलाएं जो संगठित क्षेत्र में काम करती हैं, संगठित क्षेत्र यानी जहां पर नियम कानून निर्धारित हो और जहां पर 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हों और जिनको बीमा पॉलिसी का लाभ मिलता हो और कई सारे बेनिफिट्स मिलते हों, वो आपके संगठित क्षेत्र होते हैं। असंगठित क्षेत्र जैसे दिहाड़ी मजदूर, 1 दिन की मजदूर पर काम करते हैं, वो असंगठित क्षेत्र के, इनकी जो वेतन है वो निश्चित नहीं होती है। असंगठित वालों को, संगठित वालों की निश्चित होती है। इन्होंने 12 महीने में कम से कम 80 दिन काम किया हो, मातृत्व लाभ का बेनिफिट लेने वह सक्षम होते हैं। मातृत्व लाभ के दौरान महिला को कितने दिन की छुट्टी होती है? तो 26 सप्ताह की आपकी छुट्टी प्रदान की जाती है। मातृत्व लाभ प्राप्त करने वाली महिला को कोई विशेष बोनस मिलता है क्या? नहीं, महिला को कोई भी विशेष बोनस नहीं मिलता है। मातृत्व लाभ केवल वेतन और अन्य संबंधित लाभों के रूप में ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें बच्चा पैदा हुआ है तो उन्हें स्पेशल कोई ट्रीटमेंट मिलता है या कुछ और उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है, तो ऐसा कोई भी नहीं है इसका कानून के अनुसार। नेक्स्ट है, अगर एक महिला 26 सप्ताह के भीतर कार्यस्थल पर वापस नहीं लौटती है तो क्या होता है? उसे किसी प्रकार का दंड नहीं होता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति के कारण उसके काम की स्थिति प्रभावित होती है।
क्योंकि उसके बाद वो नहीं आएगी तो उसके बाद उसका वेतन भी कटेगा और उसकी जो काम है वो पेंडेंसी बढ़ जाएगी। मातृत्व लाभ किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर होता है वो आपको मातृत्व लाभ प्रदान करता है। नेक्स्ट है, एक महिला जो मातृत्व लाभ प्राप्त कर रही है क्या वह अपने काम की जगह पर स्वीकृति पा सकती है? हाँ, उसके अधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है, वो अपने काम की जगह पर स्वीकृति पा सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, मातृत्व लाभ प्राप्त करने के लिए महिला को कितने सप्ताह पहले आवेदन करना चाहिए? कम से कम 8 सप्ताह मतलब 8 वीक्स उससे पहले आवेदन करना ज़रूरी है कि उसे जो प्रेगनेंसी में छुट्टी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मातृत्व लाभ से संबंधित क्या कोई अपवाद है? हाँ, अगर महिला ने केवल अस्थायी काम किया हो और सेवा का अनुबंध समाप्त हो गया हो तो लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अस्थायी काम जैसे कि जो गिग वर्कर होते हैं वो एक अस्थायी काम होते हैं, मतलब आपको फैसिलिटी सब मिलेगी परंतु अस्थायी तौर पर आपको रखा है, स्थायी तौर पर नहीं रखा है तो आप उसका बेनिफिट्स नहीं ले सकते हो। नेक्स्ट है, मातृत्व लाभ के दौरान महिला को क्या दवाइयाँ या चिकित्सा सहायता मिलती है? यह मातृत्व लाभ कानून के तहत नहीं आता है लेकिन संबंधित चिकित्सीय देखभाल के लिए महिला को अधिकार है। तो ध्यान रखना है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट बन जाता है कि मातृत्व लाभ को कौन सी चिकित्सीय सुविधाएं दी जाती हैं तो आपको पता होना चाहिए कि नहीं है कोई भी ऐसी चिकित्सीय सुविधा। ठीक है, ध्यान रखना है बिल्कुल। अब वो आते हैं ना समझ पर आधारित प्रश्न, अगर आपको समझ जब भी आपको क्लियर जो होगी जब आपको उसके बारे में पहले से पता होगा। अगर आपको पता ही नहीं है उस चीज़ के बारे में तो आपकी समझ कैसे हो उस पर आधारित होगी। जैसे आपको उस किसी चीज़ की समझ होती है, पहले पता होता है ना, किसी ने बोला है कि ईमानदारी एक अच्छी चीज़ है, आपको पता ही नहीं है ईमानदारी है क्या, तो आपकी समझ क्या मतलब की? कोई मतलब की नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है, पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, मातृत्व लाभ में कितने दिनों तक स्वास्थ्य बीमा की छूट दी जाती है? यह बीमा संबंधित अधिकार होता है जो कंपनी के नीति पर निर्धारित होता है, यानी आपको जो बीमा कराया जाता है उसका रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, एक महिला जो मातृत्व लाभ का दावा कर रही है क्या उसे अनिवार्य रूप से प्रसव से पहले छुट्टी प्राप्त होती है? हाँ, मातृत्व प्रसव से पहले बाद या में दोनों के लिए प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं है आप 6 मंथ्स मतलब 6 मंथ की आपकी जो 26 सप्ताह होता है वो आपकी छुट्टी होती है। आप इसे पहले भी ले सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, महिलाओं को मातृत्व लाभ प्राप्त करने के बाद क्या उसे समान कार्य के लिए वापस लौटने का अधिकार है? बिल्कुल, वह वही पद पर समान कार्य के लिए कार्य करने के लिए लौट सकती है। ठीक है, उसे पूर्ण अधिकार है। क्या मातृत्व लाभ कानून में पुरुषों के लिए कोई भी प्रावधान है? वर्तमान में मातृत्व लाभ केवल महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए नहीं है। ध्यान रखना है, पुरुषों के लिए मैटरनिटी लीव है वो बिल्कुल नहीं है, पर उस पर विचार किया जा रहा है कि पुरुष को भी मिलना चाहिए। मातृत्व लाभ की राशि के तहत क्या कुछ विशेष भुगतान किया जाता है? महिला को उसकी नियमित वेतन और औसत वेतन जो अधिकतम 26 सप्ताह तक दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है 26 सप्ताह दिया, कोई अतिरिक्त भुगतान महिला को नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, क्या मातृत्व लाभ कानून में कोई नियोक्ता के लिए दंड है? हाँ, यदि नियोक्ता महिला को मातृत्व लाभ नहीं देता है तो उसे जुर्माना और सजा हो सकती है। नियोक्ता यानी कंपनी का कोई सीईओ हो सकता है और गवर्नमेंट सेक्टर में कोई ऑफिसर हो सकता है, तो उसको जुर्माना और सजा हो सकती है क्योंकि मातृत्व लाभ देना उसका अधिकार है। ठीक है, यदि महिला को 26 सप्ताह की छुट्टी पूरी करने के बाद कार्य पर लौटने का निर्णय नहीं लिया तो उसे क्या करना चाहिए? महिला को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसे नियोक्ता को अपनी स्थिति के बारे में सूचित किया हो और वह नियोक्ता के साथ पुनः कार्य प्रारंभ कर सकती है। ठीक है, पहले उसे बताना जरूरी है। किशोरावस्था से संबंधित प्रश्न, किशोरावस्था की उम्र किसे कहा जाता है? 10 से 19 या 10 से 18? क्या? तो देखो 10 से 19 तो आपने बनाई है WHO के द्वारा, परंतु हमारा जो किशोरावस्था अधिनियम है उसमें 12 से लेके आपका 18 साल के बच्चे क्या होते हैं? किशोर माने गए हैं। तो ठीक है, 12 से 18। वैसे किशोरावस्था की उम्र कितनी है? 10 से 19। और पता है ये वाला प्रश्न आपके किस में आया था? MPPSC इस बार का जो 2025 हुआ था ना 16 फरवरी को, उसमें अभी पूछा गया था। तो अपने प्रश्न ऐसे नहीं है कि बहुत ही लो लेवल के हो, बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो हमारे एग्जाम में बिल्कुल हमारी सहायता करेंगे। नेक्स्ट है, किशोरावस्था के दौरान शारीरिक गति परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? हार्मोन के द्वारा। बिल्कुल, आप में किशोरावस्था में हार्मोनल परिवर्तन होता है जिससे आप में जो लड़के होते हैं उनमें लड़के का सॉरी लड़के के जो अंग हैं वो विकसित होना प्रारंभ हो जाते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज़ का भारी होना। लड़की हैं तो उनको जो महामारी है या पीरियड्स हैं वो आना प्रारंभ हो जाते हैं और उनका स्तन है और उनमें बायोलॉजिकल चेंजेस भी प्रारंभ हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में मानसिक विकास का प्रमुख पहलू में से कौन सा है? निर्णय लेने की क्षमता। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोरावस्था में किसी व्यक्ति के वजन और लंबाई वृद्धि किस कारण से होती है? शारीरिक विकास और हार्मोनल परिवर्तन। किशोरावस्था में जो 12 से 16 साल में सबसे ज़्यादा हाइट किसकी बढ़ती है? लड़की की बढ़ती है। ठीक है, लड़की की बढ़ती है।
फिर उसके बाद जो 12 से 16 तक लड़की बढ़ जाती है, उसके बाद जो वृद्धि होती है लगभग 14 से लेके 18-21 साल तक लड़के की वृद्धि तेज होती है। मतलब जो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है, यानी पूर्वावस्था, पहले का जो पीरियड होता है पूर्व किशोरावस्था, उसमें लड़की बढ़ती है, उत्तर किशोरावस्था में लड़का बढ़ता है। ठीक है, ध्यान रखना है दोनों में डिफरेंस। किशोरावस्था में सबसे आम हार्मोन परिवर्तन क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में होता है और एस्ट्रोजन नहीं, सॉरी, टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में होता है और एस्ट्रोजन आपका फीमेल्स में होता है। ये मेल्स में होगा, ये फीमेल्स में होगा। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन के कारण कौन सा अंग सबसे पहले विकसित होता है? तो जननांग सबसे पहले विकसित होता है। इसी से पता चलता है कि कौन लड़की है कौन लड़का है। ठीक है, किशोरावस्था के दौरान शरीर में किस प्रकार में बदलाव आते हैं? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक परिवर्तन, सभी चीज़ों में बदलाव आते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में आत्मसम्मान को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा तत्व क्या होता है? सामाजिक दबाव और आत्मछवि। ये क्या होता है? तूफान की ये जो होती है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा अपने ग्रुप के लिए मर मिटने का काम कर सकता है तो अपनी जो किशोरावस्था में। ठीक है, ध्यान रखना है। बिल्कुल ये ऐसी अवस्था होती है जिसमें वो एक सम्मान भी चाहता है, समाज में अपनी छवि बनाना चाहता है। तो ये सभी आपको पता होगा जब भी आप लोग इस चैप्टर्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और आप रिवीजन बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि रिवीजन से ही अपन एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाते हैं। अगर रिवीजन नहीं होगा तो आप लोग जो पढ़ा है वो आप भूलोगे। आपको सिर्फ एग्जाम में ये याद आएगा कि मैंने हाँ जो पढ़ा था, पर आपको वो उसका आंसर कुछ ही लोगों को याद आता है जिन्हें रिवीजन नहीं किया होगा, और जो रिवीजन नहीं किया है उन्हें तो आएगा ही नहीं याद। ठीक है, तो बस ये याद आएगा कि हाँ ये पढ़ा है, पर कहाँ पढ़ा है ये भी याद आएगा, परंतु ये नहीं आएगा कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो इसलिए रिवीजन कीजिए, एमसीक्यूज लगाइए, चाहे यूट्यूब के माध्यम से लगाइए, कहीं भी लगाइए, पर लगाइए। किशोरावस्था में मानसिक विकास में कौन सी प्रमुख क्षमता विकसित होती है? सोचना और तर्क करना, बिल्कुल यही विकसित होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, किशोरावस्था में किशोरों के बीच एक सामान्य भावनात्मक बदलाव क्या होता है? मूड स्विंग होती है। ये चीज़ ध्यान रखना है, नया क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में किस प्रकार की आहार संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं? तो किस अनियमित खानपान और पौष्टिक संबंधी कमी हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी आप लोग अच्छे से पढ़िए। किशोरावस्था में क्या कारण हो सकता है जिसके कारण तनाव और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं? तो वो क्या है? सामाजिक अपेक्षाएं और पारिवारिक समस्याएं, शिक्षा का दबाव, ये किशोरावस्था में तनाव का कारण बनती हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में जो वृद्धि दर कितनी होती है? 10 से 15 सेंटीमीटर बच्चा क्या है पढ़ता है किशोरावस्था में प्रति वर्ष। ठीक है, किशोरावस्था में सामाजिक मुद्दे किशोरों को प्रभावित कर सकते हैं। आत्मसम्मान, दोस्ती, यौन इच्छा, ये आपकी क्या होती हैं किशोरावस्था में पर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था में बुढ़ापे से संबंधित परिवर्तन कब शुरू होते हैं? किशोरावस्था में नहीं, बल्कि ये वृद्धावस्था से संबंधित होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में बुढ़ापा कहाँ से आ जाएगा, परंतु पूछ लिए, आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। किशोरावस्था में यौन परिपक्वता की शुरुआत कब होती है? जब 11 से 13 वर्ष के आप लोग होते हैं तो आप लोगों में यौन परिपक्वता की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, किशोरावस्था में कौन सा हार्मोन पुरुषों में यौन विकास का प्रभावित करता है? तो टेस्टोस्टेरोन और महिला में एस्ट्रोजन। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में महिलाओं के लिए कौन सा हार्मोन प्रमुख होता है? तो एस्ट्रोजन। देखो यहाँ पर आ गया है। नेक्स्ट क्या है, किशोरावस्था में मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर के लिए क्या किया जा सकता है? अच्छे मित्रों के साथ समय बिताना, तनाव को कम करने के लिए सारी गतिविधियाँ, किशोरावस्था में शरीर के कुछ अंग विकास। ठीक है, तो ये अपन लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में शरीर के किस अंग में प्रमुख विकास होता है? तो मस्तिष्क आपका पूरा डेवलप हो जाता है किशोरावस्था में। कुछ आपके न्यूट्रिशन से संबंधित प्रश्न हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन से जो आपका पोषण एवं स्वास्थ्य है, डायरेक्ट ये नहीं पूछा जा रहा है कि क्या है, परंतु आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा डिटेल पढ़ता होगा तभी आप लोग उसे कर पाओगे। देखो, ऊर्जा का क्या स्रोत है, तो इस प्रकार से पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट के कितने प्रकार हैं, ये आपसे अभी नहीं पूछा जा रहा। आपसे सिर्फ उसका एप्लीकेशन पूछा जा रहा है। कोई भी चीज़ है, चाहे बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, उसका आपको ये नहीं पूछा जा रहा है कि वो क्या है, पर ये पूछा जा रहा है कि उसका कार्य क्या है, सोर्स क्या है। तो ठीक है, शरीर में के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट शरीर का प्रमुख ऊर्जा का स्रोत है, और ये आपको एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। आप लोगों को अगर भूख लग रही है, आप चावल खा लो, जूस पी लो, तो आपकी भूख मिट जाएगी तुरंत ही। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देता है आपके शरीर को? क्या देता है? वो वसा देता है। तो ध्यान रखना है। ठीक है, ये शर्करा और स्टार्च के रूप में पाए जाते हैं आपके कौन? कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ग्लूकोज परिवर्तन होते हैं, और जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर जो होता है वो आपका लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में। ध्यान रखना है। ठीक है,
शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य क्या है? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल आउट है, प्रोटीन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये क्या करता है? मरम्मत, ऊतकों की मरम्मत वृद्धि में आवश्यक होता है, ठीक है, शरीर में मरम्मत, एंजाइम, हार्मोन और एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। देखो यही प्रश्न आपका बहुत पूछा जा रहा है, क्योंकि ये आपको जनरली नहीं पता होता कि प्रोटीन का कार्य क्या है, एंटीबॉडीज के रूप में भी होता है, ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपका बढ़ाता है विटामिन सी की तरह। किस विटामिन की कमी से रतौंधी हो जा सकता है? तो आपको पता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, जिसमें आपको क्या होता है? दृष्टि दोष हो जाता है, देखना आपको बंद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस खनिज की कमी से हड्डियां और दांतों की कमजोरी होती है? तो कैल्शियम। कैल्शियम हड्डियों और दांतों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से हड्डियां और दांतों की कमजोरी हो जाती है। और ये विटामिन डी का एक सोर्स है कैल्शियम, और जिसका विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल है, ठीक है। आयरन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? तो एनीमिया। आपको पता है आयरन की कमी से एनीमिया, आयरन का सिंबल है Fe, ठीक है। और ये आपका देखो आयरन की कमी से आपको क्या पूछा गया था? आयरन की कमी से रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे एनीमिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसमें शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होती है, ठीक है। और यही प्रश्न ऑक्सीजन की आपूर्ति वाला आपका पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो बिल्कुल आयरन आपको ऐसे प्रश्न कराए जा रहे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट की डायरेक्ट आपको मिलने वाले हैं। एज इट इज़ नहीं मिलेंगे, परंतु थोड़ा मॉडिफाइड होकर मिलेंगे, पर मिलेंगे ज़रूर, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी और बी आपका क्या होता है? पानी। और बाकी आपके जो ए डी ई के विटामिन क्या होते हैं? वसा में घुलनशील होते हैं। तो यहीं पर आपको दो चीज़ें क्लियर हो गई। कोलेस्ट्रॉल का उच्च स्तर किस प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम को बढ़ा सकता है? तो आपको पता है ये हृदय रोग, जो आपका हार्ट डिसीज होती है, उसका कारण बन सकता है। आपकी जो नाल होती है ना, हार्ट नाल, उसमें जो ब्लड जाता है वहाँ पर आपका, सॉरी हार्ट नहीं, आपकी जो ब्लड ले जाने वाली नाल होती है, उसमें क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण उसका जो छिद्र होता है ना, जाने की वो स्पेस होती है वो पतली हो जाती है। यानी आपकी स्पेस पहले कैसी थी? ऐसी थी, मतलब इतना बड़े स्पेस से ब्लड जा रहा था, परंतु ये बाद में इतनी छोटी हो गई, ठीक है। अब इससे ब्लड जाने में कितनी कठिनाइयाँ होने वाली है आपको बताओ। तो अगर इसमें इतने बड़े एरिया में से ब्लड जल्दी फ्लो होगा कि इतने कम में से, तो इसलिए आपको जब ब्लड का हार्ट में मतलब ब्लड है हार्ट में पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, तो हार्ट अटैक आपको आ जाता है। मतलब आपको इन द सेंस जो व्यक्ति इस तरह की सिम्टम्स झेल रहा है उसको आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? किस प्रकार का वसा शरीर के लिए सबसे अधिक हानिकारक होता है? तो ट्रांस फैट। सबसे गंदा वसा यही होता है आपका ट्रांस फैट, ठीक है। और इसको जिसका जो खराब जो कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ाते हैं, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल HDL बढ़ाते हैं, घटाते हैं, जिसमें हृदय रोग का खतरा बढ़ता है। ठीक है, अच्छे कोलेस्ट्रॉल खाने चाहिए, ठीक है, और LDL खराब आपको नहीं खाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों के लिए एक आदर्श आहार क्या होता है? तो संतुलित बैलेंस डाइट इज़ ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके आहार को और आपके शरीर को स्वस्थ रखती है। जैसे कि आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, और ये आपको संतुलित मात्रा में खाना ही बैलेंस डाइट के अंतर्गत आता है। अगर नहीं खाते हो तो क्या हो जाता है? कुपोषण हो जाता है। कुपोषण कम खाने से भी होता है और अधिक खाने से भी होता है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन डी एकदम सही है, जो आपकी हड्डियों के विकास के लिए आवश्यक होता है और कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। और इसीलिए कहा जाता है कि हरे पत्तेदार सब्जी खाइए और दूध से बने प्रोडक्ट खाइए, जैसे पनीर है, दही है, दूध है। तो इसमें क्या होता है? विटामिन आपका डी होता है और कैल्शियम होता है, जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है, शरीर में पानी की कमी को क्या कहते हैं? निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन। और आपका एक रोग होता है रोटा वायरस, उसमें आपको दस्त लगते हैं, और उसमें किसकी कमी हो जाती है? तो आपको निर्जलीकरण यानी पानी की कमी हो जाती है, इसलिए आपको ग्लूकोज और या फिर आपको जो ORS घोल पिलाया जाता है। तो ये प्रश्न भी आपका बिल्कुल एग्जाम में डेफिनेटली आने वाले हैं। शरीर के लिए आवश्यक फाइबर का मुख्य कार्य क्या है? पाचन में मदद करना। आपका जो फाइबर होता है ना, वो खाने को जल्दी पचाता है। अगर आप फाइबर से खाना नहीं खाओगे तो आपके शरीर में मड के रूप में जमा हो जाएगा, और आपको खाना मतलब जो एसिडिटी इस तरह की समस्या उत्पन्न होगी, परंतु इससे इसकी समस्या है उसको रोकता है, कब्ज़ की समस्या को। नेक्स्ट है, एंटीऑक्सीडेंट शरीर को किस प्रकार से मदद करता है? तो फ्री रेडिकल्स के से बचाव करता है एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। शरीर की कोशिकाओं को बचाता है, जो उम्र बढ़ने और कई प्रकार की बीमारी का कारण बन सकते थे, उनको आपका ये कम कर देता है। कौन सा खनिज शरीर में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में मदद करता है? तो सोडियम। याद रखना है, सोडियम आपका संतुलित बनाए रखने में, तरल पदार्थों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शारीरिक विकास के लिए किस प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? तो शारीरिक विकास के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट भरपूर आहार आपको खाना चाहिए, जिससे कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देती है, प्रोटीन आपके शरीर का निर्माण करती है, तो आपको इस तरह के खाद्य पदार्थों को खाना चाहिए। नेक्स्ट है, शरीर
के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन है? तो कार्बोहाइड्रेट आपके ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। अधिक नमक खाने से कौन सी समस्या हो सकती है? तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको चलो पता, तो यही पूछ लिया समझ पर आदत, अधिक नमक खाने से क्या होगा? हार्ट अटैक आ सकता है, या फिर आपको ब्लड की समस्या कम हो सकती है, या फिर आपको घबराहट हो सकती है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो आप क्या लगाओगे? इससे क्या होगा? आपका हाइपरटेंशन यानी आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा। किससे? नमक से। तो इस तरह के समझ पर आधारित प्रश्न जब भी कर पाओगे जब आपके पास उसके बारे में आपको नॉलेज होगी। ठीक है। खाने से सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है जो हाई ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है और हृदय रोग का कारण बन सकता है। ठीक है। तो ये फैक्ट्स आपको पता होंगे जब भी आप समझ पर आधारित प्रश्न कर पाओगे, इसलिए फैक्ट्स जरूर पढ़ के जाना। ऐसा नहीं है बिना पढ़े आप समझ पर आधारित प्रश्न कर ले जाओगे। ठीक है। किन खाद्य पदार्थों से विटामिन सी की प्रचुर मात्रा होती है? खट्टे फल जैसे संतरा, नींबू, आंवला। ठीक है। विटामिन सी शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और इसे प्रमुख रूप से खट्टे फलों से प्राप्त किया जाता है। ठीक है। अधिक शक्कर खाने से कौन सी स्वास्थ्य समस्या हो सकती है? तो मोटापा, क्योंकि शक्कर में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। ज़्यादा आप खाओगे तो मोटे हो जाओगे। जो लोग ज़्यादा मीठा खाता है या फिर मधुमेह है, हृदय रोग का खतरा भी बढ़ सकता है। तो देखो, अपन ने एक चीज़ मोटापा पढ़ी, साथ में इसमें मधुमेह हो सकता है, हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है। तो यही तो समझ पर आधारित प्रश्न है। ये आपके स्टेटमेंट में दिए रहेंगे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये उपयुक्त सभी हो सकता है। जब आपको उसके बारे में पता ही नहीं होगा तो आप लोग कैसे कर पाओगे? तो इसीलिए मैं एक एक क्वेश्चन के साथ आपको कैसे वो पूछा जा सकता है वो आपको बताती चल रही हूँ, जो आपके एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आयोडीन की कमी से किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है? ग्वाइटर, जो आपके घेंगा रोग हो जाता है ना गले में, वो आपका आयोडीन की कमी से हो सकता है। और थायराइड ग्रंथि में क्या आ जाती है? सूजन आ जाती है। इसे ग्वाइटर कहा जाता है। शरीर में थायराइड हार्मोन के असंतुलन का कारण बन सकता है। इस प्रकार हमने बहुत सारे प्रश्न आपके कर लिए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसी और प्रश्न अपन जब तक करते रहेंगे जब तक अपना महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम समाप्त नहीं हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट सीरीज़ भी एक स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहा है MP टेट की, और तो उनके लिए वो प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ये भी आपका महिला पर्यवेक्षक जैसा ही एग्ज़ाम है। तो आपका टीचिंग वाला एग्ज़ाम है और सिलेबस भले ही अलग है, परंतु बाल विकास इसमें भी आता है और सारी चीज़ें हैं जो अपन लोग बाद में पढ़ेंगे। यानी अभी से अपन कुछ 1-2 दिन बाद स्टार्ट कर देंगे तो आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है। कुछ लाइव क्लासेस रखेंगे और अलग से एक प्लेलिस्ट बना लेंगे, वहाँ पर जाकर आप लोग ये क्लासेस देख सकते हो। तो आप लोग इस महिला पर्यवेक्षक जिनका हो गया है वो लोग आपका इस वीडियो को देख सकते हो, जो मैं अभी वर्ग 3 के लिए बनाने वाली हूँ, MP टेट के लिए। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही अपन सॉल्व करेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इस प्रकार से अपन लोग अपन जो महिला पर्यवेक्षक का एग्जाम कुछ भी दिनों का बचा है वो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। आबकारी भी अपन करेंगे। ठीक है। और आप लोग इस एग्जाम में जो महिला पर्यवेक्षक की तैयारी में अभी उनका एग्जाम नहीं हुआ है वो लोग रिवीजन कीजिए और साथ में बिल्कुल शांत मन से रहिए। अभी किसी भी तरह की घबराहट मत लाइए कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा। ये सोचिए कि अच्छा जाएगा, जो पढ़ा है सफिशिएंट पढ़ा है। ठीक है। तो अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट आप सभी को। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।